हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रोजाना स्टडी में। और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ चैप्टर 6 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे और चैप्टर का नाम है भारतीय सभ्यता का प्रारंभ। ठीक है, इसमें हम पढ़ चुके थे कि सभ्यता किसे कहा जाता है और सभ्यता होने की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जैसे नगरीकरण होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, लेखन कला का कोई रूप होना चाहिए, ये सारा हम पढ़ चुके थे। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए, आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हमने ये सारा कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में। तो हड़प्पा में किस प्रकार की जल प्रबंधन प्रणाली रही थी? हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे। मतलब इनके नहाने के लिए अलग अलग घुसल खाने बोलते हैं जैसे बाथरूम। ठीक है, तो उसमें इनके अलग अलग से घरों के अंदर बाथरूम बने हुए थे और उनके लिए एक उन्नत जल निकास प्रणाली भी थी। यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर पाइपलाइन डली हुई है ना, सीवर वगैरह डले हुए हैं, ऐसे उस तरह उस जमाने पर भी ऐसे नालियां बनी हुई थी इनके घरों में, जो कि बाथरूम से सीधे बाहर की ओर जा रही थी नालियां। ठीक है, जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी। ठीक है, ये सड़क के नीचे होती थी, जैसे सीवर होते हैं जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। जो भी गंदा पानी होता था वो इनके नालियों के नीचे अंदर जमीन के अंदर नालियों में बहता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो में लोग ईंटों से बनाए कुओं से पानी निकाला करते थे। जो भी ईंटों के कुएं हुआ करते थे उनसे, मतलब ऐसे बहुत सारी गोल गोल कुएं होते थे सबके। ठीक है, और इस तरीके से ईंटें उनको कवर किए हुए होती थी। ठीक है, ऐसे कुएं होते थे। ठीक है, उससे ये पानी निकालते थे कुओं से। ठीक है, उससे ये पानी निकालते थे। किंतु अन्य क्षेत्रों में तालाब, पास के झरनों अथवा मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जहां पर कुएं नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे, मानव निर्मित जलाशयों से पानी लेते थे। जो मानव निर्मित जलाशय यानी कि अपने बनाए हुए तालाब होते हैं ना, उनसे पानी लेते थे। धौलावीरा जो कि गुजरात में है, धौलावीरा में गुजरात में कच्छ के रण में 73 मीटर लंबा सबसे बड़ा जलाशय मिला है। ठीक है, 73 मीटर लंबा एक जलाशय मिला है, जो कि कहां पर है, धौलावीरा में। तो जलाशय का मतलब हम जानते हैं, जलाशय किसे कहते हैं, विशाल प्राकृतिक या कृत्रिम स्थान है। ये एक आर्टिफिशियल जगह है बनाई हुई, जहां पर जल का भंडारण किया जाता है। ठीक है, जलाशय समझ में आ गया, एक तरीके से ये तालाब होता है। कक्षा की एक गतिविधि के रूप में किसी फीते, इंची टेप से अपनी कक्षा, विद्यालय के गलियारे या खेल के मैदान में लंबाई मापें। ठीक है, अपने ग्राउंड की, मैदान की लंबाई नापनी है आपको, स्कूल की या जो भी आसपास ग्राउंड हो। इस लंबाई की तुलना धौलावीरा के सबसे विशाल जलाशय से कीजिए और आपको कंपैरिजन करना है कि आपका ग्राउंड बड़ा है या फिर वो धौलावीरा का जो जलाशय मिला है पानी का वो बड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। धौलावीरा में पत्थरों और यहां तक की चट्टान को काटकर कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण किया गया था। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था। जो वहां के जलाशय है ना, वो विशाल बड़ी बड़ी चट्टाने होती है ना, जैसे पहाड़ जैसे होते हैं चट्टाने, उनको गहराई में काट कर बनाया गया था। क्या करके बनाया था, चट्टानों को काट कर बनाया गया था। कम से कम 6 विशाल जलाशयों का निर्माण, 6 वहां पर जलाशय मिले हैं इस प्रकार के। इनमें से अधिकांश को कुशल जल संचयन और वितरण के लिए भूमिगत नालियों से जोड़ा गया था, ताकि अच्छे से पानी नीचे जा सके, तो इनको नालियों से भी जोड़ा गया था। ये रहे जलाशय। ठीक है, ऐसे ये जलाशय, इसके अंदर पानी भरा होता था और इसमें नहाने के लिए उतरते थे। ठीक है, तो ये है जलाशय जिसमें पानी को भर के रखा जाता था। आइए विचार करें, जलाशयों के इस प्रकार के निर्माण के लिए आवश्यक श्रमिकों की बड़ी संख्या के बारे में सोचिए। अब इस जलाशय को बनाने के लिए कितने सारे श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने सारे लोगों ने मिलकर चट्टान को काटा होगा छेनी हथौड़ी से, है ना। आपके विचार से उनके कार्य को सुनियोजित करने के लिए
निश्चित निर्देश किसने दिए होंगे? मतलब कोई तो होगा ना जो कि उनको लीड कर रहा होगा कि यहाँ से नहीं, ये ऐसे काटिए। जैसे यहाँ पर बेलदारों को आजकल मिस्त्री उनको गाइड करते हैं ना, ऐसे इनको भी गाइड करने के लिए कोई ना कोई जरूर रहा होगा। आपके विचार में उन्हें उनकी मजदूरी के लिए भुगतान कैसे दिया गया होगा? उस समय तो पैसे भी नहीं चलते थे, तो उनको पैसे क्या दिया गया होगा? पैसों के बदले हो सकता है कुछ खाने पीने की चीजें दी जाती हो, बार्टर सिस्टम उस समय पर हो। संकेत, उस समय आज की तरह मुद्रा का प्रचलन नहीं था, ठीक है, तो कुछ भी दिया गया हो, जैसे कि अनाज दिया गया हो, कपड़े दिए गए हो, जूते दिए गए हो, जो कि समय समय पर जलाशयों की सफाई करना आवश्यक था। इनकी सफाई भी आवश्यक था क्योंकि लोग इतने बड़े जलाशयों में नहाएंगे, कुछ भी इसमें तैरने के लिए आएंगे तो गंदा तो होगा पानी, तो इनकी सफाई भी टाइम टाइम पर होती रहती थी। इसलिए क्या उनके रखरखाव के लिए कोई स्थानीय प्राधिकारी थे? कोई ना कोई जरूर रहा होगा स्थानीय प्राधिकारी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो इनको सफाई का कार्य और सफाई के प्रबंध में लगा रहता होगा, ठीक है। इस नगर के शासक और प्रशासन के बारे में इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं? इससे हमें क्या संकेत मिलते हैं कि इसके शासक के बारे में, जो भी इसका शासक रहा होगा, ठीक है, प्रशासन कैसे चलता होगा, कल्पना कीजिए और अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। पुरातत्ववेत्ता भी इन प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और उनके उत्तर सदैव निर्णायक नहीं होते। मतलब वो भी एक अनुमान लगाते हैं, जो इतिहासकार है ना, वो भी अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, तो आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि ये कोई गारंटी तो नहीं है कि जैसा वो कह रहे हैं वैसा ही हुआ होगा। किसी ने वहां पर उस समय जाकर देखा तो है नहीं, कोई उस समय का व्यक्ति आज जिंदा तो है नहीं, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अनुमान लगाइए और अपना निर्णय लीजिए कि ऐसा रहा होगा, ठीक है। हड़प्पावासी क्या खाते थे? ये इंपॉर्टेंट है कि वो क्या खाते थे। जो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको भी हाईलाइट करना है। नेक्स्ट, हड़प्पावासियों ने अपनी अनेक बस्तियां बड़ी और छोटी नदियों के किनारे बसाई थी। कहां पर? ऑब्वियसली जितनी भी बस्तियां बसी हुई हैं वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। यह सिर्फ जल स्रोतों तक आसानी से पहुंचने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि की दृष्टि से भी एक औचित्यपूर्ण विकल्प रहा होगा। ये केवल पानी पीने के लिए ही नहीं यूज किया जाता, ये कोई भी अगर खेती करना चाहता है तो वो नदी के किनारे पर ही करता है मोस्टली, क्योंकि उस समय पर नल तो होते नहीं थे, ठीक है, या तो कुएं कहीं पर खुदे हुए मिले हैं, वो भी कुएं भी अपने हाथों से बनाए गए हैं, कुएं भी बाद में आए हैं। अगर किसी को भी खेती करना था तो वो नदी के किनारे करता था, क्योंकि पानी आसानी से मिलता रहा होगा, क्योंकि नदियां अपने आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। दूसरा रीजन ये भी था कि नदियों के कारण जहां पर भी नदी होती है ना, वहां की भूमि जो है क्या होती है? उपजाऊ होती है। पहला रीजन तो ये था कि आसानी से वहां पर कृषि की जा सकती है, पानी उपलब्ध रहता है। दूसरा, वहां की मिट्टी जो होती है वो बहुत ही उपजाऊ रहती है, ठीक है। और क्या कारण रहे होंगे नदी के किनारे बसने के? पुरातात्विक खोजें यह दर्शाती है कि हड़प्पावासी दलहन और अनेक किस्म की सब्जियों के अतिरिक्त जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान जैसी अनाज की खेती किया करते थे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखनी है। हड़प्पावासी क्या क्या उगाते थे? दलहन उगाते थे, जौ, गेहूं, कुछ मोटे अनाज, बाजरा और कभी कभी धान, ठीक है, जैसे अनाज की भी खेती करते थे। ये इंपॉर्टेंट है। यूरेशिया में कपास उगाने में भी वे सर्वप्रथम थे। यूरेशिया में कपास उगाया जाता था, ठीक है, जिसका उपयोग वे कपड़ा बुनने में किया करते थे। तो कपास से क्या बनता है? धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनाया जाता है। उन्होंने हल सहित खेती के कई उपकरण बनाए, मतलब हल भी बनाए, क्योंकि खेती की जाएगी तो फिर हल की तो जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो हल भी उन्होंने बनाए हैं हड़प्पा वासियों ने, जिनमें से कुछ का उपयोग आधुनिक समय में भी किसानों द्वारा किया जाता है। आज के समय में भी हल का प्रयोग किया जाता है। ये उस समय का हल है, ठीक है, लकड़ी का बनाया हुआ हल है ये, ठीक है, हड़प्पा के काल का। मिट्टी से, ये हड़प्पा वासियों द्वारा बनाया गया हल है, और ये मिट्टी से निर्मित हल का लघु प्रतिरूप हरियाणा में बनावली से प्राप्त हुआ है, ठीक है। हरियाणा में बनावली एक जगह है, वहां पर ये मिट्टी का हल मिला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यह गहन कृषि गतिविधि सैकड़ों छोटे ग्रामीण स्थलों
और गांव द्वारा संचालित की जाती थी। ये जो गतिविधि थी ना, हल के द्वारा खेती करना, ठीक है, और दालें उगाना, कपास उगाना, ठीक है, ये बहुत सारे छोटे छोटे गांव द्वारा संचालित की जाती थी। अभी की तरह तब भी ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त कृषि उपज प्रतिदिन उपलब्ध होने पर ही नगर जीवित रह सकते हैं। अगर हम पर्याप्त मात्रा में कृषि उगाएंगे तभी तो हम जीवित रहेंगे, वरना मर जाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में कृषि उपज पैदा करने पर ही नगर जीवित रह सकते थे। हड़प्पा वासियों ने मांस के सेवन के लिए अनेक पशुओं को पाला और मछलियों के लिए वे नदियों एवं समुद्रों पर निर्भर रहते थे। ठीक है, तो वो मांस का सेवन करने के लिए किस पर निर्भर रहते थे? मछलियों और पशुओं पर। ठीक है, और कुछ समुद्री जो जीव होते थे उन पर भी वे निर्भर रहते थे। ठीक है, जो नदियों में और समुद्रों में रहते थे। खुदाई में बड़ी संख्या में पाई गई पशुओं की हड्डियां और मत्स्य जीवाश्म का इससे इसका पता चलता है। कैसे पता चला हमें कि वो मछलियां खाते थे या पशुओं को खाते थे? क्योंकि खुदाई में इनकी हड्डियां मिली हैं। ठीक है, इन पशुओं की और मछलियों की खुदाई में हड्डियां मिली हैं, जिससे हमने अनुमान लगाया कि वो इनको भी खाते थे। हड़प्पा वासियों के खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? तो उनके खाना पकाने के पात्रों में क्या होता था? मिट्टी के पात्रों के वैज्ञानिक जांच से कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। वहां पर मिट्टी के पात्र मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है, तो उससे कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें मिलते हैं, जिसमें प्रत्याशित दुग्ध उत्पाद की वो दूध का उत्पादन करते थे, और प्रत्याशित जैसे हल्दी, अदरक, केले, दोनों प्रकार के अवशेष, इनके भी अवशेष मिले हैं। स्पष्ट है कि उनके भोजन में बहुत विविधता थी। ठीक है, अदरक, केले, हल्दी, ये सब चीजें मिली हैं, यानी कि उनके भोजन में बहुत सारी विविधताएं, यानी कई प्रकार के भोजन वो खाते थे। ठीक है, ये विविधताएं मिली हैं भोजन की। दूध भी पैदा किया जाता था। ठीक है, मान लीजिए कि आप हड़प्पा के एक घर में खाना पकाते हैं। आप ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर कौन कौन से व्यंजन पकाएंगे? तो आप बताइए, आप इनमें से कौन से व्यंजन पकाएंगे? भाई मैं तो शाकाहारी हूं, मैं तो दालें, दूध, अदरक, हल्दी, केले, इन्हीं को खाऊंगी। तो आप बताना, आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी खाएंगे। कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या खाना पसंद करेंगे इनमें से। सक्रिय व्यापार। अब उस समय पर व्यापार कौन से किए जाते थे हड़प्पा काल में? हड़प्पावासी न केवल अपनी सभ्यता आसपास या बहुत सुंदर दूर के अन्य नगरों में, बल्कि भारत के भीतर और बाहर के अन्य सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ भी सक्रिय रूप से व्यापार किया करते थे। मतलब वो केवल अपने ही हड़प्पा का जो भी नगर था, केवल वहीं तक, अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं थे। वो बाहर भी, विदेशों में भी, ईरान, इराक, ठीक है, अफगानिस्तान, यहाँ तक वो करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, अपने सामान को बेचते थे। उन्होंने आभूषणों, लकड़ी, दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं, पृष्ठ 98 पर 6.11 चित्र देखना है, संभवतः सोने एवं कपास और कुछ खाद्य वस्तुओं का निर्यात किया। ठीक है, उन्होंने आभूषणों का, किस किस का निर्यात करते थे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आभूषणों का, लकड़ी का और दैनिक उपयोग की कुछ वस्तुओं का वो निर्यात करते थे। तो चलिए चित्र में देखते हैं। ये रही 6.11 पर हड़प्पा का हाथी दांत का कंघा। ये कंघा मिला है हाथी के दांत से बना हुआ, उसको कट करके, जो ओमान के तट पर पाया गया। लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा ये कंघा है। ठीक है, और एक दूसरा चित्र भी है। सूसा, वर्तमान ईरान में खुदाई में प्राप्त कार्नेलियन मनके। ये मनके यानी मोती मिले हैं। ठीक है, मोतियों में छेद करके, ऐसे करके ये इसको पिरोकर आभूषण बनाए गए होंगे उस समय पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उनमें सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन, जो अभी मैंने दिखाया ना, कार्नेलियन के मोती के आभूषण भी मिले हैं, जो अधिकतर गुजरात में पाए जाने वाले लाल रंग के अल्प मूल्यवान पत्थर होते थे। ठीक है, उस समय पर कम मूल्य के पत्थर होते थे ये। ठीक है, और लाल रंग के पत्थर होते थे, इनके आभूषण बनाए जाते थे। और ये कहाँ पाए जाते थे? कार्नेलियन मन के जो पाए जाते थे वो गुजरात में पाए जाते थे। हड़प्पा के कारीगरों ने उनमें छेद करने की तकनीक भी विकसित की थी। अब छेद कैसे किए जाते होंगे? ठीक है, उन्होंने ये तकनीक भी खुद से निकाली थी, ताकि धागे को डालकर उन्हें तरह तरह से सजाया जा सके, पहना जा सके। उन्होंने शंखों से बहुत सुंदर चूड़ियां भी बनाई। शंखों से चूड़ियां भी बनाई, शंख मिलते हैं ना समुद्र में। ठीक है, उससे चूड़ियां बनाई, क्योंकि शंख का खोल सख्त होता था, अतः
उन चूड़ियों को बनाने के लिए परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता भी होती थी। परिष्कृत तकनीक का मतलब एक वेल मैनर तकनीक, मतलब जो बहुत ही मांझी हुई, एक तरीके से निकाली गई या आविष्कार की गई तकनीक होती है। ठीक है, तो परिष्कृत तकनीक का उन्होंने आविष्कार किया था ताकि चूड़ियों को अच्छे से बनाया जा सके। मतलब इतने वो सभ्य थे उस समय पे। यह स्पष्ट नहीं है कि हड़प्पा वासियों ने निर्यातित वस्तुओं के बदले में किसी वस्तु का आयात किया हो। मतलब ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हमें पता चला हो कि उन्होंने जो वस्तुएं यहाँ से निर्यात करी है, आभूषण निर्यात करे हैं, ठीक है, और खाने पीने की चीजें निर्यात करी हैं, तो उसके बदले में उन्होंने कुछ आयात भी किया हो, इसका कुछ भी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। संभवतः यह तांबा हो सकता है उन्होंने तांबा मंगाया हो विदेशों से, ईरान, ओमान से, क्योंकि यह धातु सामान्यतः उनके पास बहुतायत में उपलब्ध नहीं थी, ज्यादा मात्रा में उनके पास उपलब्ध नहीं था तांबा, तो हो सकता है वो बाहर से मंगाते हो। इसको हाईलाइट कर लेना, तांबे का वो आयात करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पावासी किन किन का आयात करते थे? तांबे का। और चूड़ियां बनाई जाती थी, इसे भी हाईलाइट कर लेना कि शंख के खोल से चूड़ियां बनाई जाती थी। सर्वाधिक प्रिय आभूषण कार्नेलियन के मोती उनके होते थे, जो कि गुजरात में पाए जाते थे, लाल रंग के मूल्यवान पत्थर होते थे। ये भी हाईलाइट आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो जो मैंने हाईलाइट किया है वो आपको सारा करना है ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आइए पता लगाएं। हड़प्पावासी मुलायम धातु तांबे की कलाकारी में कुशल थे। मतलब मुलायम धातु होती है तांबा, तांबा क्या होता है? एक मुलायम धातु होती है। ठीक है, इसकी कलाकारी उनको बहुत अच्छे से आती थी। तांबे में टिन मिलाने पर कांसा बनता है। क्या बनता है? तांबा और टिन को जब मिलाया जाता है तो कांसा बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि तांबा और टिन को मिलाने से क्या बनता है? कांसा बनता है, जो तांबे की तुलना में कठोर होता है। हड़प्पा वासियों ने उपकरण तथा बर्तन बनाने में कांसे का उपयोग किया। बाद में हम इनकी बनी कुछ छोटी प्रतिमाएं देखेंगे। कांसे की वहां पर कुछ कांसे की मूर्तियां और कांसे के बर्तन पाए गए हैं, उन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो तांबे की तुलना में ये बहुत कठोर होता है, क्या? कांसा। ठीक है, इसलिए उन्होंने तांबे को और टिन को मिलाकर कांसे का आविष्कार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उन्होंने इस तरह के व्यापार को संचालित करने के लिए स्थल मार्ग एवं नदियों तथा अधिक दूरवर्ती गंतव्यों के लिए समुद्री रास्तों को अपनाया होगा। उन्होंने दूर तक पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाया होगा? या तो स्थल मार्ग को हटा दें तो नदियों का, ठीक है, नदियों से ही दूर तक जाया जा सकता है, या समुद्र के रास्तों से जाया जा सकता है। तो ये दोनों रास्तों का उन्होंने दूर तक जाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। यह भारत की प्रथम गहन समुद्री गतिविधि थी। ये पहली ऐसी गतिविधि थी जो कि बहुत दूर तक जाने के लिए यूज की गई थी उस समय पर। वास्तव में गुजरात और सिंध के तटवर्ती क्षेत्रों में कई हड़प्पाई बस्तियां स्थित हैं। बहुत सारी हड़प्पाई बस्तियां कहाँ पर पाई जाती हैं? गुजरात में पाई जाती हैं, जैसे धौलावीरा पाया जाता है गुजरात में। ठीक है, और सिंध क्षेत्र में भी, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में भी हड़प्पा की बहुत सारी बस्तियां हैं। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल भी मिली है। ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से 217 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया गया है। वहां पर क्या पाया गया है, इसको हाईलाइट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। गुजरात में स्थित एक लघु बस्ती लोथल में 217 मीटर लंबा और 36 मीटर चौड़ाई का एक विशाल बेसिन पाया है। इसकी लंबाई फुटबॉल के 2 मैदानों से थोड़ी ही अधिक है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है। 2 फुटबॉल के मैदानों को जोड़ देंगे तो इतना बड़ा एक बेसिन पाया गया है। इस बेसिन में बंदरगाह जैसी संरचना अवश्य रही होगी। वो बेसिन माना जाता है कि यहाँ पर कोई बंदरगाह होगा जहां से जहाजों को आगे के लिए रवाना किया जाता होगा, जिसका इस्तेमाल नावों के माध्यम से वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए किया जाता था। ठीक है, तो बंदरगाह का यूज किया जाता था ताकि नाव को और जहाजों को आगे तक ले जाया जा सके। ठीक है, तो यानी इससे पता चलता है कि समुद्री रास्तों की भी इन्होंने खोज कर रखी थी। इस प्रकार के व्यापक स्तर पर
व्यापक इस प्रकार के स्तर के व्यापार में यह आवश्यक था कि व्यापारी अपने सामान को और एक दूसरे को पहचाने। मतलब एक दूसरे के सामान को पहचानने के लिए भी जरूरी था कि वो एक दूसरे के सामान को पहचाने। पता चले जहाज में किसी और का सामान आ गया और उन्होंने उसको रिसीव कर लिया, खोल लिया, यूज कर लिया। ठीक है, अनेक बस्तियों की खुदाई में मिली हजारों की संख्या में छोटी मोहरों का उपयोग यही रहा होगा। अब देखो, आप भी स्टैंप का यूज करते हैं ना, हर कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, तो वो उसकी पहचान को प्रदर्शित करती है। तो इसी तरीके से ना उस समय की छोटी छोटी मोहरें मिली हैं। ठीक है, उन मोहरों पे जानवरों के चित्र, ठीक है, इस तरीके से मिले हैं। तो ये मोहरें एक मुलायम पत्थर स्टेराइट की बनी थी। ये एक मुलायम पत्थर होता है जिसको तोड़ मरोड़ के डिजाइन बनाया जा सकता है, यानी मोहर बनाई जा सकती है। तो ये एक मुलायम पत्थर की मोहरें मिली हैं उस समय की, जो कि कौन सा पत्थर है? स्टेराइट पत्थर मिला है। ठीक है, मोहरें मिली हैं इस पत्थर की, जिन्हें गर्म कर कठोर बनाया जाता था। इनका माप केवल कुछ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनका जो माप है ना, ये जो मोहरें मिली हैं ये कुछ ही सेंटीमीटर की हैं, बहुत बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। सामान्यतः इनके ऊपर जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, किंतु इन पर लेखन प्रणाली के भी कुछ संकेत मिलते हैं। ये रही ये मोहरें, देखो इसके साथ कुछ लिखा हुआ भी है। इनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है इस लेखन प्रणाली को। ठीक है, और ये जानवरों के चित्र दिए गए हैं, तो ये कुछ सेंटीमीटर लंबी ही ये मोहरें हैं। इस लेखन प्रणाली और पशुओं के चित्रों के प्रतीकों के अर्थ को अभी समझा जाना बाकी है। ये जो लेखन प्रणाली है ना, इसको अभी तक समझा नहीं जा पाया है। पर यह निश्चित है कि ये किसी प्रकार के व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। तो ये मोहरें हैं, तो पता चलता है कि ये किसी न किसी व्यापार की गतिविधियों से संबंधित है। मतलब कोई व्यापार करते होंगे जो व्यापारी, वो अपने सामान पर इस प्रकार की मोहरें लगा के भेजते थे कि ये उनके सामान की पहचान होती थी कि ये उस कंपनी का या उस व्यापारी का सामान है। ठीक है, तो अपनी पहचान को इस तरीके से उन्होंने रूप दिया। तो इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोथल में विशाल बंदरगाह, ये रहा बंदरगाह। तो ये बंदरगाह है, यहाँ से जहाजों को लोड करके या नावों में सामान भर के भेजा जाता था। ठीक है, ये लोथल का बंदरगाह है जो कि लोथल गुजरात में है। आइए पता लगाएं कुछ लेखन संकेतों के साथ हड़प्पा की इन 3 मोहरों को देखते हुए आपके मन में क्या विचार आता है। क्या आप इनकी कोई व्याख्या देना चाहेंगे? आपकी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। आप इन मोहरों को देखकर अपनी कॉपी में लिखिए, आपस में चर्चा कीजिए कि इसके बारे में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, कि उस समय के जानवर कैसे रहे होंगे। ठीक है, और ये लेखन कला किस तरफ को जाती है, कैसी है। अब आगे पढ़ते हैं। प्राचीन जीवन, कि उस समय का जीवन कैसा था। पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित और उपयोग की गई अनेक वस्तुओं को सामने लेकर आए हैं। उस समय की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जो आपको भी वो दिखाना चाहते हैं पुरातत्ववेत्ता। तो ये हम सारी की सारी देखेंगे, ये कौन कौन सी चीजें हैं, ये बहुत ही चर्चा में है जो कि हड़प्पा काल की मिली हुई है। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। दैनिक उपयोग की वस्तुएं, ये पहली वस्तु है एक कांसे का दर्पण। ये कांसे का एक मिरर है, शीशा है जिसमें वो अपनी शक्ल देखते होंगे। ठीक है, एक पकी मिट्टी टेराकोटा का पात्र, ये पात्र है यानी एक बर्तन है, पकी हुई मिट्टी उस समय की, जिसे टेराकोटा बोला जाता है। ठीक है, टेराकोटा की मिट्टी का ये पात्र है जो कि धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, अगला जो चित्र दिया है, ये बाट दिखाए गए हैं। ठीक है, ये भार तोलने के लिए यूज किए जाते थे। ये जो पत्थर थे ना, वजन को, कि इतना ही वजन देना है, जैसे हम आजकल बाट का प्रयोग करते हैं, उस समय पर ये यूज किए जाते थे। नेक्स्ट अगला है कांसे की छेनी। जैसे हम तोड़ने के लिए किसी भी चीज को छेनी का यूज करते हैं ना, कुछ पत्थर तोड़ना हो, दीवार तोड़नी हो, तो ये छेनी है, इसका प्रयोग किया जाता था। ये उस समय की मिली है। और ये जैसे चेस खेलते हैं, इस प्रकार का गेम मिला है उस समय का। ठीक है, इस पर देखो कैसे पत्थर रखे हुए हैं ये खेलने के लिए, और इसमें ये छोटे छोटे स्क्वायर भी बने हुए हैं ना, आगे बढ़ाने के लिए इन पत्थरों को। और ये उस समय की क्या मिली है? एक सीटी है, सीटी बजाने के लिए मिट्टी की बनी हुई है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है 25 सेंटीमीटर की लंबाई वाले एक पत्थर को उकेरा गया, ये रहा।
इसे पत्थर को उकेरा गया। धौलावीरा से प्राप्त लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी मिट्टी की सीटी, ये सीटी भी मिली है वहां पर से। और करणपुरा, ये राजस्थान से मिली है। ये जो सीटी है ये राजस्थान से मिली है। हड़प्पा वासियों ने वयस्कों और बच्चों दोनों के मनोरंजन के लिए अनेक खेल तैयार किए हैं। मतलब बच्चे भी खेल पाए, ये बड़े खेलते होंगे और सीटी से छोटे बच्चे खेलते होंगे, तो इस तरीके से उन्होंने खेलने के सामान भी बनाए हुए थे। ये आगे और चित्र दिए गए हैं। एक छोटी मूर्ति जिसे प्राय पुरोहित कहा जाता था, इसे पुरोहित कहा जाता था। ये कोई राजा भी हो सकता है, कोई पंडित भी हो सकता है उस समय का, ठीक है। यद्यपि यह मालूम नहीं है कि यह प्रतिमा किसकी है, अभी तक नहीं पता चला है कि ये किसकी है, या तो राजा की होगी या कोई महान पंडित होगा उस समय का, ठीक है। तो ये एक पुरोहित है या राजा है। स्वास्तिक दर्शाती हुई मोहर, ये रहा स्वास्तिक का चित्र दिया गया है ना, ये मोहर मिली है उस समय की। शक्तिशाली पशुओं से घिरे ऊंचे स्थान पर बैठे त्रिमुखी देवता को दर्शाती मोहर, ये त्रिमुखी देवता है, इनको दर्शाती हुई एक मोहर है। इनके आसपास जो है शक्तिशाली कौन है, ये जानवर हैं सारे, ठीक है। तो ये मोहर मिली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और क्या क्या मिला है। आगे एक और चित्र दिया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की एक लघु कांसे की प्रतिमा मिली है, ये रही, ये नर्तकी की प्रतिमा है कांसे की, ठीक है, छोटी सी है। नमस्ते की मुद्रा में बैठी एक पकी मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति एक पात्र पर प्यासे कोए की कहानी को दर्शाता चित्रण, जिससे वह पात्र के निचले हिस्से में जल को पीने के लिए एक चतुर तरीका निकालता है। ये प्यासे कोए की कहानी तो सभी ने पढ़ रखी होगी, तो ये मिला है वहां से एक बर्तन पर उकेरा हुआ, ठीक है। ये इसमें पत्थर डालता है प्यासा कौआ और पानी ऊपर आ जाता है तो ये पी लेता है और उड़ जाता है। और एक ये प्रतिमा मिली है जिसमें ये नमस्ते कर रही है, ठीक है। ये टेराकोटा की मिट्टी की ये मूर्ति मिली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। पृष्ठ 100 पर और 101 पर दर्शाई गई वस्तुओं या इस अध्याय में चित्रित अन्य वस्तुओं को देखते हुए क्या आप उन गतिविधियों और जीवन के पक्षों का पता लगा सकते हैं जो हड़प्पा वासियों के लिए महत्वपूर्ण थे। तो इनसे आपको कुछ उनके पक्षों के बारे में पता चलेगा कि उनके लिए क्या क्या चीजें बहुत जरूरी रही होंगी, ठीक है। तो उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट चलते हैं, आइए पता लगाएं। लोथल के पात्र पर दर्शाई गई कहानी को पूरा कीजिए। उसका जो लोथल का एक बर्तन है ना, प्यासे कोए की कहानी उस पर उकेरी गई है, उसको आपको कहानी को लिखना है कॉपी में। आपके विचार से इस कहानी को 4000 से अधिक वर्षों से क्यों याद किया जाता रहा है? ये इतनी पुरानी कहानी क्यों है? किसी ग्रंथ में पाई गई होगी, ठीक है, किसी महान उसमें लिखी गई होगी जिससे कि इस कहानी को आज तक बोला सुनाया जाता है, ठीक है। और किताबों में भी ये मिलती है। नर्तकी की लघु प्रतिमा पर विचार कीजिए। एक नर्तकी की मूर्ति मिली है कांसे की, उस पर विचार करना है। इस लघु प्रतिमा की भाव भंगिमा से आप क्या समझते हैं? इसके भाव को आपको ध्यान से देखना है। पूरी बाह को ढकने वाली उनकी उन चूड़ियों को ध्यान से देखिए जो गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में अभी भी महिलाएं पहनती हैं। गुजरात और राजस्थान में ये चूड़ियां अभी भी पहनी जाती हैं, ऐसे हाथ में पूरे, है ना, पूरे हाथ में आपने देखी होगी, व्हाइट व्हाइट सी पहनी जाती है ना, तो ये अभी भी पहनी जाती हैं, वहां का कल्चर है ये। इस अध्याय में आपने और कहां पर इस तरह की चूड़ियां पहनने को चिन्हित किया है, और कहीं पर भी ऐसी चूड़ियां देखी हैं आपने पहने हुए? इससे क्या हमें क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए इसके बारे में देखकर? अंत में एक नई शुरुआत भी इनकी हुई। 1900 सामान्य संवत पूर्व यानी कि 1900 BCE में, 1900 BCE में के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता के सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया। मतलब एक समय ऐसा भी आया कि इतनी अच्छी सभ्यता जो कि इतनी विकसित, अंत तथा नई शुरुआत, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके लिए। 1900 सामान्य संवत पूर्व यानी कि 1900 BCE की बात रही है ये। 1900 BCE के आसपास इस सिंधु सरस्वती सभ्यता की सभी उपलब्धियों के बावजूद उसका ह्रास हो गया, यानी कि वो सभ्यता खत्म हो गई। इतनी विकसित सभ्यता होने के बावजूद भी ये खत्म हो गई, इसका ह्रास हो गया, अंत हो गया। यानी कि इसके नगर एक के बाद एक खाली होते गए। इसमें जितने भी नगर थे, धौलावीरा, बनावली, ठीक है, सिंध, ये सारे के सारे खत्म हो गए। यदि कोई निवासी वहां रहे भी तो उन्होंने परिवर्तित वातावरण में ग्रामीण जीवन शैली को अपनाया। मतलब सारे के सारे खत्म हो गए, मर गए, लेकिन कुछ ना कुछ निवासी तो बचे होंगे ना, कोई आपदा आई होगी तो कोई तो बचा होगा,
तो जो बचे ना, उन्होंने ग्रामीण जीवन शैली को अपना लिया, मतलब दोबारा से वो गांव के रूप में रहने लगे। इस सभ्यता को ना अपनाकर वो ग्रामीण तरीके से रहने लगे। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ववर्ती सरकार या प्रशासन अब विद्यमान नहीं रहा, और ऐसा भी लगता है कि उस समय का जो प्रशासन रहा था या फिर जो नगरीकरण था वो अब विद्यमान नहीं रहा। इस सभ्यता के अंत के बाद वो सब कुछ नष्ट हो गया जो पहले उन्होंने सब कुछ विकसित किया था। धीरे धीरे हड़प्पावासी हजारों नहीं तो सैकड़ों की संख्या में छोटी छोटी बस्तियों में बिखर गए। जब ये सभ्यता अंत हो गई तो हड़प्पावासियों का क्या हुआ, वो छोटी छोटी बस्तियों में बिखर गए। ठीक है, सैकड़ों की संख्या में, मतलब सौयों छोटी छोटी बस्तियां बन गई। इतने बड़े नगर, इतनी बड़ी सभ्यता का अंत होकर छोटी छोटी बस्तियां, कबीले टाइप के रह गए। आइए विचार करें, हड़प्पावासी ग्रामीण बस्तियों में लौट गए क्योंकि किसी नगरीय जीवन शैली की तुलना में ग्रामीण जीवन शैली भोजन और जल तक सहज पहुंच प्रदान करती है। मतलब हड़प्पावासी बस्तियों की तरफ क्यों लौटे? आपका क्या मानना है कि वो क्यों लौटे होंगे? क्योंकि कोई भी नगरीय जीवन शैली की तुलना में अगर हम ग्रामीण जीवन शैली को अपनाते हैं ना, तो अपने लिए भोजन और पानी बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम ग्रामीण जीवन शैली में व्यापार की जरूरत नहीं होती, हम अपने लिए अपना अनाज खुद से पैदा करते हैं और खाते हैं। ठीक है, आसपास कोई नदी होती है, पानी की व्यवस्था खुद से करते हैं, पीते हैं, और बेसिक नीड तो यही होती है जीवन जीने के लिए। ठीक है, तो नगर की बजाय ग्रामीण जीवन जो है आसान रहता है, इसीलिए वो बस्तियों की तरफ यानी ग्रामीण जीवन की तरफ लौट गए। तब से लेकर अब तक नगर भोजन और कभी कभी जल आपूर्ति के लिए गांव पर भी निर्भर रहते हैं। वो तब से अब तक कुछ कुछ कभी कभी पानी के लिए गांव पर भी निर्भर रहते हैं। इस सभ्यता का पतन के क्या कारण थे? अब हम जानेंगे कि इसके पतन के कारण क्या थे, ये क्यों अंत हुई, क्यों इस सभ्यता का अंत हुआ, क्या कारण था। पुरातत्ववेताओं ने इसके अनेक कारण बताए हैं। बहुत लंबे समय पहले यह सोचा गया कि युद्ध या आक्रमण ने इस सभ्यता को विध्वंस कर लिया। ऐसा माना गया था कि इसका विध्वंस हुआ है, किसी ने इन पर आक्रमण किया और इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन युद्ध या आक्रमण के कोई निशान तो नहीं मिलते, कहीं कोई औजार हथियार या कहीं पर कुछ ब्लास्ट टाइप का दिखाई दिया हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। जहां तक प्रमाणों की बात है, हड़प्पा वासियों ने वास्तव में कभी भी कोई सेना युद्ध के हथियार नहीं रखे। यह अपेक्षाकृत एक शांतिपूर्ण सभ्यता प्रतीत होती है। ऐसा पाया गया है कि ये सभ्यता जो थी एकदम शांतिपूर्ण सभ्यता थी। यहाँ पर कोई हथियार नहीं मिले, कोई सेना और युद्ध के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते। तो ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई विध्वंस नहीं हुआ, कोई युद्ध या आक्रमण नहीं हुआ। तो ये तो गलत ही रहा। अब देखते हैं क्यों इसका पतन हुआ होगा। अगला रीजन देखते हैं। वर्तमान में दो कारणों पर सहमति है। आज के समय पर माना जाता है कि जो पुरातत्ववेता हैं वो किस पर सहमति पेश करते हैं। पहला, 2200 सामान्य संवत पूर्व से विश्व को अत्यधिक प्रभावित करने वाले जलवायु संबंधी परिवर्तनों से वर्षा की कमी और शुष्कता की स्थिति से उत्पन्न हुई इस कृषि कार्य को अधिक कठिन बनाया होगा। देखिए, एक रीजन तो ये है कि जलवायु में कोई परिवर्तन हुआ होगा, बारिश में कमी आई होगी जिससे उनकी फसल नहीं होगी, लोगों को खाने की कमी पड़ गई, सूखे की स्थिति हो गई जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में होती है, और सूखे की स्थिति होगी तो फसल नहीं होगी और लोग भूखे मर जाएंगे। और हो सकता है उस सभ्यता का अंत भी इसी कारण से हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि कृषि कार्य करने में अधिक कठिनाई हुई शुष्कता के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण। और नगरों की ओर खाद्य आपूर्ति में कमी आई होगी। अब जब गांव में ही यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो रही है तो फिर आपूर्ति में कमी आ गई खेती की यानी खाद्य सामग्री की। दूसरा, सरस्वती नदी का मध्य बेसिन सूख गया। सरस्वती नदी इतनी ज्यादा उस समय पर बहाव था, इतनी पानी की क्वांटिटी थी उस समय पर, तो ये धीरे धीरे सूख गई थी। ठीक है, इसलिए भी अंत हुआ होगा। वहां कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, वहां कालीबंगा और बनावली हरियाणा में है। बनावली जैसे नगर अचानक छोड़ दिए गए, लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, इसमें अन्य कारण भी रहे होंगे क्यों छोड़ा होगा, ये जो नगर हैं कालीबंगा और बनावली क्यों छोड़े होंगे। लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं सॉरी लेकिन ये दो कारण हमें याद दिलाते हैं कि
हम अपने कल्याण के लिए अपनी जलवायु और पर्यावरण पर कितने निर्भर हैं। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि हम अपने कल्याण के लिए, अगर हम चाहते हैं हम जीवित रहें और हम हमेशा विकसित अपनी सभ्यता को करते रहें, तो हमें अपनी जलवायु के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, अपने पर्यावरण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, वरना हमारा भी हड़प्पा सभ्यता की तरह किसी दिन अंत हो सकता है ना। तो ये कारण उस समय पर रहे होंगे, जलवायु परिवर्तन और शुष्कता की स्थिति और सरस्वती नदी का बेसिन सूख जाना, ये 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। यद्यपि नगर लुप्त हो गए, नगर एकदम खाली हो गए, सब छोड़ के चले गए इन नगरों को, लेकिन हड़प्पा की संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी अधिकांशतः बची रही। जो हड़प्पा की संस्कृति थी वो बची रही और यह सभ्यता, यही भारतीय सभ्यता के अगले चरण में पहुंच गई। यही जो सभ्यता थी ना, आज हम इतने विकसित है ना, ये कहीं ना कहीं उस सभ्यता का विकसित रूप ही है जो आज हम अगले चरण में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पता करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब देखें हम कि हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, पूरा रिव्यू देखते हैं अब हम आगे बढ़ने से पहले। सिंधु हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हमने इसमें सभ्यता का मतलब जाना, नगरीकरण होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए, कृषि होना चाहिए, सभ्य समाज होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए। ठीक है, और हमने जाना कि ये जो सभ्यता है ये सिंधु और सरस्वती की नदियों के बीच में है। सिंधु जो कि 6 नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है, और सरस्वती नदी भी है। तो ये सभ्यता जो है सिंधु सरस्वती इसलिए कहा जाता है, ये दोनों नदियों के बीच में है, और सभ्यता का भी मतलब हमने जाना, ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हड़प्पा वासियों ने कुशल जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में जाना। उस समय पर कुएं मिले हैं, ठीक है, पक्की मिट्टियों के स्नानागार मिले हैं और जल निकासी मिली है, जो कि जमीन के नीचे पूरी प्रबंधित थी, उसके नीचे पानी बहता था। ठीक है, वेस्टेड वाटर जाता था। विविध शिल्पों और सक्रिय व्यापार के साथ सुनियोजित नगरों का निर्माण किया। उन्होंने शिल्पों का निर्माण किया, जैसे कि मनकों की मालाएं दिखाई गई थी, कंघा दिखाया गया था हाथी दांत का। ठीक है, और व्यापार के लिए किस चीज का निर्माण किया था उन्होंने? अपनी स्टैंप, ठीक है, मोहरें उस समय पर मिली हैं व्यापार के लिए। और उन्होंने नगरों को भी सुनियोजित करा था, जो कि चारों दिशाओं में जाती थी उनकी सड़कें इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने नगरों को भी सुनियोजित किया था, ये भी हमने जाना। उपजाऊ कृषि से नगरों को विभिन्न प्रकार की फसलें, उस समय की फसलों के बारे में, दलहन, तिलहन, कपास, ठीक है, अदरक, ये सारी फसलें उस समय पर उगाई जाती थी, ये भी हमने जाना। इस सभ्यता का जलवायु संबंधी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण अंततः ह्रास हो गया। इस सभ्यता का अंत हो गया, कैसे हो गया? जलवायु संबंधी कारणों से और पर्यावरण के परिवर्तन के कारण इसका अंत हो गया, ये भी हमने जाना। अंत कैसे हुआ, और वो छोटे छोटे बस्तियों में या फिर ग्रामीणों के रूप में बदल गए, और जिसका आज हम जो स्वरूप देखते हैं वो उसी का सेकंड जो पार्ट है। ठीक है, लोग ग्रामीण जीवन शैली की ओर लौट गए, दोबारा से वो ग्रामीण बन गए, और लेकिन उन्होंने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा, कहीं ना कहीं उसको डेवलप करते गए, जो कि आज हम देख रहे हैं अपने आसपास उसी को डेवलप होते हुए। तो ये था चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, हड़प्पा सभ्यता का विकास। तो गाइज, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कंटेंट मेरा समझाया हुआ आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।